वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि जब विद्रोही आंदोलनकारी के जो नेता थे नाना साहब, इनको पकड़ न पाने की वजह से अंग्रेजी सरकार ने उनके महल, उनके वंश के जितने भी लोग होंगे उनको मार डालने की आज्ञा दी थी। और उसी समय उस महल को जब अंग्रेज सरकार के सैनिक तोप से उड़ाने वाले थे, तो उस समय उनकी पुत्री बालिका, जो कम से कम उस समय 13 वर्ष की बालिका ही थी, वह अंग्रेज सिपाही जनरल हे के सामने आ जाती है। जनरल हे को अपना परिचय देती है, उनके साथ जो साहसपूर्ण बातें करती है, वाक चातुर्य से उनके हृदय को वह परिवर्तन कर लेती है। जनरल हे भी उस महल को तोप से उड़वाने के लिए, रोकने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो जनरल आउटर होते हैं वह उस प्रयास को नहीं रोक सकने क्या करते हैं, क्योंकि विद्रोही नेता होने के कारण अंग्रेज सरकार उन पर किसी भी प्रकार से दया नहीं कर सकती है, उनको पता था। और इसीलिए जब जनरल है और जनरल आउटरम में बातचीत हो रही थी, तो उसी दरमियान वह बालिका फिर से महल में चली जाती है और जनरल आउटरम उसको पकड़ने के लिए सैनिकों को भेज देते हैं। उसको फिर देखते हैं, राजमहल में जाकर ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह बालिका वहां पर नहीं मिलती। आगे हम पढ़ते हैं पाठ के परिच्छेदों के द्वारा कि अंग्रेज सरकार के सेनापति उस बालिका को ढूंढ पाते या नहीं, और उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों से पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों को। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। अब देखिए, जो अंग्रेज सरकार के जो मेन शासक थे लॉर्ड कैनिंग, तो उनको जो तार भेजा गया था उसका उत्तर आ जाता है। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह, यहाँ तक उससे संबंधित जो भी यादें होंगे स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पर कौन सी आज्ञा दी गई थी कि नाना साहब के, विद्रोही नेता नाना साहब के महल को उड़ा देने की, नष्ट करने की आज्ञा हो गई थी, और इसीलिए उस आज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस प्रकार का तार आ गया था। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, और इस प्रकार से नाना साहब का जो रहने का स्थान था, वास था, निवास स्थान था, उस महल को अंग्रेज सरकार के सेनाओं ने तोप के गोले के द्वारा भस्म कर दिया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। अब देखिए, उसी समय लंदन के जो प्रसिद्ध पत्रिका थी टाइम्स, उसमें एक खबर छपवाई गई। कौन सा कि बहुत बड़ी दुख की बात है कि भारत सरकार का, आप उस समय देखो भारत सरकार क्यों लिखा है, क्योंकि भले ही उस समय भारत पर शासन चालू था, लेकिन किसका था? अंग्रेज सरकार का शासन था। और इसी के अनुसार लेखिका ने लिखा है कि भारत सरकार, नहीं तो आप समझे कि भारत सरकार का अनुशासन, लेकिन भारत पर किस सरकार का अनुशासन था उस समय? अंग्रेज सरकार का। और इसीलिए उसे संबोधित करते हुए, अंग्रेज सरकार को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि भारत सरकार, अर्थात अंग्रेज सरकार आज तक उस दुर्दांत विद्रोही नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों की हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। अब ये कौन कह रहे हैं? अंग्रेज सरकार के शासक कह रहे हैं कि जब तक उन लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का जो बदला, हत्याकांड हुआ था, उसका बदला लेने के सिवा वो नहीं चुप बैठेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अब देखिए,
जनरल है, जिसके साथ उस बालिका की बातचीत हुई थी और द्रवीभूत होकर उसने अंग्रेज शासक को जो तार भेजा था उसके इस बर्ताव के वजह से, रिपोर्ट पर उसके इस व्यवहार की वजह से सारे अंग्रेज सरकार में बहुत ही हास्यास्पद उस पर वो व्यंग कर रहे थे। और किसके लिए? क्योंकि नाना की कन्या पर उसने उस पर दया दिखाने की जो बात की थी, और उसके लिए उसे यह बहुत ही कलंकित बात कही गई, क्योंकि जो जनरल है था वह किसका नौकर था, वो किसका सेवा कर रहा था? अंग्रेज सरकार का। और इसीलिए अंग्रेज सरकार का सेवा करने वाला वह विद्रोही नेता की कन्या की बात उनके सामने रखते हैं, इसलिए उसके लिए यह बहुत ही कलंकित बात कही गई है। जिस नाना ने अंग्रेज के नर नारियों का संहार किया, अब नाना साहब ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जाकर उनके सैनिकों को यहाँ तक कि नर नारियों को भी नष्ट कर दिया था, मार दिया था। और उसकी कन्या के लिए क्षमा के तार भेजने की वजह से जनरल है के लिए यह कलंकित बात कही गई थी। अपना सारा जीवन युद्धों में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। अब देखिए यहाँ पर किस गलत तरीके से जनरल है की बात को रखा गया था। अब जनरल है ने अपने जीवन के अंत तक, अब वो वृद्धावस्था में आ गए थे, तो जब वो जवान थे तब से लेकर अब तक उन्होंने अंग्रेज सरकार की सेवा की थी, और अंत में जाकर जब वृद्धावस्था में आए तो उस एक मामूली महाराष्ट्र की बालिका के लिए सौंदर्य पर मोहित होकर उन्होंने अपना कर्तव्य पर भूल गए। इस प्रकार का उन पर तीखा व्यंग किया गया। वास्तव में देखा जाए तो बात कुछ अलग थी, लेकिन उसे गलत तरीके से अंग्रेज सरकार ने छपवाई थी। अब जो जनरल है थे उन्होंने अपने जीवन के अंत तक अर्थात वृद्धावस्था तक अपने सरकार की सेवा की थी, लेकिन उसने सिर्फ द्रवीभूत होकर एक दया की भावना दिखाकर एक समय था जिस समय पर उनका नाना साहब के साथ अच्छा संबंध था, और जो बालिका थी वह उनके बालिका के समान ही थी, क्योंकि उनकी बेटी की वह सहेली थी। लेकिन लोगों ने गलत तरीके से छपवाया था कि महाराष्ट्र की बालिका के सौंदर्य पर वह मोहित कर उन्होंने अपना कर्तव्य भूला था, बल्कि उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं भूला था। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले, ये कौन कह रहा है? भारत सरकार, अंग्रेज सरकार कह रहे, जहाँ भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे को प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अब देखिए यह जनरल है के लिए भी अपमानास्पद बात थी कि जिस बालिका को वह बेटी मानते थे और उसके प्रति उन्होंने दया की भावना दिखाई थी, उस जनरल है के सामने ही उस बालिका को फांसी देने की शिक्षा देने का निर्णय अंग्रेज सरकार ने लिया था। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। अब देखिए ये प्रसंग किसके बारे में है, किस समय का है? जब अंग्रेज सरकार के जो सेनापति थे, जनरल थे और सैनिकों ने क्या किया था, नाना साहब के महल को तोप के द्वारा उड़वा दिया था, उसको नष्ट करवा दिया था, उसको जला दिया था। और जलने के बाद जो भस्म अर्थात जो राख बनती है, उस राख पर सन 57 के सितंबर मास के अर्धरात्रि के समय पर चांदनी रात में वही बालिका अर्थात नाना साहब की पुत्री उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रासाद का अर्थ क्या है? महल के उस भग्नावशेष खंडहर पर आकर वहां पर ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल औटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। अब देखो वहां पर अंग्रेज सरकार के सैनिक थे, उसको बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन वह बालिका किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी। वह सिर्फ उस खंडहर के बाजू में बैठकर रो रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल औटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला,
ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। अब देखिए, उसके इर्द गिर्द उसके दुश्मन खड़े थे। उसको पता था किसी भी समय उसके जान को खतरा हो सकता है, किसी भी समय अंग्रेज के सैनिक उसकी गोली मारकर उसकी जान ले सकते थे। लेकिन वह किसी भी प्रकार से नहीं डरी। उसने किसी और भी नहीं देखा, न उसने अपने चारों ओर सैनिकों को देखा और किसी दूसरी तरफ देखा। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। और इस प्रकार जनरल आउटरम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। अब देखिए, यहाँ पर वह फिर से विनती करती है कि उसे कहते कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने मनसोक्त भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ, कि मैं जी भरकर रोना चाहती हूँ। अब देखो, वहां पर वह जी भर के क्यों रोना चाहती है? क्योंकि वह जो भग्नावस्था में जो महल का भस्म हुआ जो खंडहर था, वह स्थान से उसे बहुत लगाव था, प्रेम था, स्नेह था। क्यों? क्योंकि वहां उस स्थान से, उस मातृभूमि से उसको प्रेम था, तथा उसका जन्म वहां हुआ था। बचपन में सारे समय उसने वहीं पर गुजारे थे, इसलिए उस स्थान से लगा होने के कारण वह वहां पर कुछ समय और बिताना चाहती थी। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। अब पाषाण हृदय, अब कठोर हृदय वाले जो अंग्रेज सरकार का जो जनरल था, उसने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। अब देखिए, अगर देखा जाए तो सरकार का नियम होता है, जिस किसी को मार दिया जाता है या फांसी दी जाती है तो उस व्यक्ति के अंतिम इच्छा को पूरी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर नाना साहब की बेटी की अंतिम इच्छा पूरी की थी नहीं। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्र इतिहास वेत्ता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था। अब देखिए, महाराष्ट्र के इतिहास वेत्ता, इतिहास के जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके महाराष्ट्र के एक महादेव चिटणवीस का पत्र में छपा था, जिसका नाम था बाखर। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। अब देखिए, कितना भीषण और हृदय को द्रवित करने वाला हत्याकांड किया था अंग्रेज सरकार ने। क्या किया था? नाना साहब का जो खंडहर, जो महल को खंडहर के रूप में तोप के द्वारा उड़वाकर उसको जला दिया गया था। उस खंडहर का जब ज्वालाग्नि में धधक रहा था, उसी ज्वालाग्नि में नाना साहब की एकमात्र कन्या को, मैना को, उस धधकती हुई आग में ढकेल कर जलाकर उसको भी भस्म कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बाली को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अब देखिए, उस भीषण अग्नि में उसको जीवित जलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस बालिका के भाव कैसे थे? शांत, उसके चेहरे पर शांति की भावना थी, सरल मूर्ति और अनुपमा, जो बहुत सुंदर थी, जिसकी तुलना किससे नहीं की जाती। ऐसे साक्षात देवी के सामने, उस जलती हुई देवी के भस्म के सामने सब जब उन्होंने देखा तो सारे भारतवासियों ने उसको प्रणाम किया। और इस प्रकार अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश प्रेम के लिए एक छोटी सी बालिक ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। और इस प्रकार उसकी साहसपूर्ण इस न्यौछावर की भावना से, बलिदान की भावना से हमारा इतिहास में उसका नाम उसने अमर कर दिया। तो बच्चों, अब पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ। दुर्दांत, खतरनाक, संहार, विनाश, उज्जवल, सफेद, भग्नावेश, टूटे फूटे खंडहर, आर्त, दुखी, पाषाण हृदय, पत्थर जैसे दिल वाले, कठोर, इतिहास वेत्ता, इतिहास के ज्ञाता, अनुपमा, अत्यंत सुंदर, जिसकी तुलना न हो। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।